गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे लेसन 8 की, जिसका नाम है गति या मोशन। हमने 15वां लेसन कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे नए लेसन की। यहाँ से फिजिक्स शुरू हो रही है। थोड़ा सा टॉपिक हार्ड है, ध्यान रखना, समझने लायक टॉपिक है यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं गति क्या होती है। तो आप बताएंगे कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहलाता है? गति कहलाता है। यानी कि कोई भी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। जैसे नदी में आपने नाव को चलते देखा होगा, उड़ते हुए हवाई जहाज़ को आपने देखा होगा। ये सभी क्या है? गति अवस्था में होते हैं। सड़क पर चलती हुई कार है, गाड़ी है, ये सभी क्या है? गति अवस्था में होते हैं। आप परिभाषा के रूप में इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहते हैं। मान लीजिए एक कार है, आपने देखा 1 सेकंड पहले ये ए स्थिति पर थी। कुछ समय पश्चात आपने देखा, यानी कि समय के साथ ही परिवर्तन होता है, यानी आपने अगले 5 सेकंड में देखा कि वो कार बी स्थिति पर आ गई है। फिर आपने 10 सेकंड के पश्चात देखा वो सी बिंदु पर आ गई है। यानी कार की स्थिति में प्रत्येक समय के साथ में, प्रत्येक सेकंड के साथ में क्या हो रहा है? स्थान परिवर्तन हो रहा है उस वस्तु का। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? गति कह रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे कार किस अवस्था में है? गति अवस्था में है। आगे हम बात करते हैं गति का वर्णन। आपने ये समझा कि गति क्या है। अब हम बात करते हैं गति के वर्णन की। यानी कि हम स्थिति को दर्शाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मानिए कि आपको पूछा जाए कि किसी गांव में स्कूल कहाँ पर है, तो आप बताएंगे जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। तो आपने जो रेलवे स्टेशन नाम लिया स्कूल की कंडीशन, स्थिति को बताने के लिए, तो रेलवे स्टेशन यहाँ पे क्या है? निर्देश बिंदु का कार्य कर रहा है। आपने निर्देशित किया इस बिंदु की ओर कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्कूल है। तो किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम क्या करते हैं? जिस बिंदु का प्रयोग करते हैं उसे हम निर्देश बिंदु कहते हैं। और इस निर्देश बिंदु को ही हम साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस लेसन में, और सबसे पहले हम बात करते हैं सरल रेखीय गति की। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति की बातें करते हैं। गति का सबसे साधारण जो प्रकार है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? सरल रेखीय गति है। हमें सबसे पहले एक उदाहरण द्वारा इसे समझना होगा। माना
कोई भी वस्तु एक सरल रेखा पर गतिमान है। एक सरल रेखा के ऊपर गतिमान होना ही क्या कहलाती है? सरल रेखीय गति कहलाती है। एक सरल सीधी रेखा के अनुदिश गति करना। एक सरल रेखीय पथ पर कोई वस्तु गतिमान है और यह वस्तु अपने बिंदु O से, जिसे हम निर्देश बिंदु मान सकते हैं, O से प्रारंभ करती है अपनी गति। कोई वस्तु O बिंदु से क्या कर रही है? अपनी गति प्रारंभ कर रही है। इससे एक बिंदु C, एक B और एक बिंदु मैं लेता हूँ A। तो ये यहाँ पे 5, 10, 15, 20 और इसको मैं 25 मानता हूँ, यहाँ पे मैं 30 मानता हूँ, यहाँ पे मैं 35, फिर ये 40, 45, 50, 55 और ये मान लेता हूँ मैं 60। सुनिएगा, कोई वस्तु O से चलना प्रारंभ करती है और माना कि ये अलग अलग समय में अलग अलग बिंदु A, B, C पर स्थितियों पर प्रदर्शित इस वस्तु को करते हैं। पहले यह C, वस्तु O से स्टार्ट हुई, पहले C, फिर B और B से गुजरती हुई कहाँ पे पहुँचती है? A पर पहुँचती है। यानी कोई वस्तु है, ये वस्तु सीधे कहाँ तक गई है? बिंदु A तक गई है। इसके पश्चात यह इसी पथ पर वापस लौटती हुई कहाँ तक आ जाती है? B बिंदु पर आ जाती है। यानी कि अब वस्तु कहाँ पे है? बिंदु B पर है। वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, देखो दूरी कितनी हुई? पहले तो ये 60, वस्तु 60 तक गई, 60 किलोमीटर तक, और उसके बाद में वापस आई वस्तु कहाँ तक? B तक, यानी कि 35। तो ये हुआ 35, इधर से इधर आएंगे तो 35 हो गया, और पूरा इधर A तक गया, O से, A से वापस B तक आई तो 60 + 35, ये कितने हो गए? 95 किलोमीटर। यानी कि जो वस्तु है वो 95 किलोमीटर की दूरी तय करती है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है? अंकीय मान की आवश्यकता होती है। हमें सिर्फ अंकीय मान ज्ञात करना है कि वो कितने दूरी तक वस्तु गई है, कितने किलोमीटर तक, मीटर तक वो अंकीय मान के रूप में गई है। वस्तु किस दिशा में गई है ये हमें दूरी के अंदर ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी दिशा में जाए, बस उसका अंकीय मान हमें पता होना चाहिए, तो हम बता सकते हैं कि वस्तु ने कितनी दूरी तय की है। मान लीजिए O से बिंदु A तक ही जाती है तो 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। अगर बिंदु O से C तक ही जाती है तो 25 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इस प्रकार से अंकीय मान के द्वारा ही हम दूरी तय कर सकते हैं। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। अब ये विस्थापन क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा, कि पहले जहाँ से वस्तु चलना स्टार्ट होती है उसे हम प्रारंभिक स्थिति कहते हैं, और जहाँ पे जाके रुक जाती है उसे हम अंतिम स्थिति कहते हैं। वस्तु ने चलना कहाँ से प्रारंभ किया? O से। वस्तु A तक गई और A से वापस कहाँ तक आई? B तक आई। यानी प्रारंभिक स्थिति वस्तु की क्या है? O है, 0 किलोमीटर है यहाँ पे, और अंतिम स्थिति क्या है? B पर है वस्तु, यानी B है। तो B और O यानी कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो दूरी है, कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में? 35 किलोमीटर है। तो यानी कि 35 किलोमीटर इसका क्या हो जाता है? विस्थापन हो जाता है। यानी कि अंतिम स्थिति और जो प्रारंभिक स्थिति है उसके मध्य की दूरी कितनी होगी? वो ही क्या है? विस्थापन कहलाएगी। मानते हैं, एक और उदाहरण देते हैं कि O से वस्तु A तक
गति करती है। तो इसमें इसने दूरी कितनी तय की, ओ से ए तक गई है तो इसने दूरी तय की 60 किलोमीटर। और इसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन आप बताएंगे कि पहले वस्तु कहाँ थी, ओ पे, अब वस्तु कहाँ पे है, ए पे। तो ए और ओ के बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। तो विस्थापन भी क्या हुआ, 60 हुआ। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए वस्तु ओ से ए तक गई और ए से वापस बी तक आई। तो वापस बी तक आई तो इसने दूरी कितनी तय की, कुल 95 किलोमीटर। परंतु इसका विस्थापन क्या हुआ, तो पहले वस्तु कहाँ थी, ओ पे थी, अब कहाँ पे है, बी पे है। तो ये कितना हुआ विस्थापन है, 35 किलोमीटर। क्योंकि अभी क्या कितना है, अंतिम स्थिति इसकी बी है और शुरुआत प्रारंभिक स्थिति ओ है। तो अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी बच्चे का घर है और यहाँ पे बच्चे का स्कूल है। तो ये दूरी जो है 50 किलोमीटर है। यहाँ पे कोई दुकान है मान लीजिए, और ये उसका 40 किलोमीटर है। यदि कोई बच्चा घर से चलकर दुकान तक आता है और दुकान से फिर स्कूल जाता है तो इसका दूरी कितनी तय की इसने, तो आप बताएंगे 40 + 50 यानी कि 90 किलोमीटर दूरी इसने तय की। अब मैं ये कहूँ कि बच्चा स्कूल से वापस घर चला जाता है या घर से जब बच्चा स्कूल में गया है तो इसने दूरी तो तय की 90 किलोमीटर। परंतु यदि हम इसमें विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन न्यूनतम दूरी वाला, यानी ये जो विस्थापन है, पहले कहाँ था बच्चा, घर पर था, अब कहाँ पे है बच्चा, स्कूल में है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। एक और बार बता देता हूँ मैं, ये कंडीशन ए है, ये कंडीशन बी है और ये कंडीशन सी है। ये दूरी 40 मीटर है, ये दूरी 50 मीटर है। कोई बंदा ए से जाकर सी तक पहुंचता है तो इसने दूरी कितनी तय की, 40 + 50 यानी कि 90। इसका विस्थापन कितना हुआ, तो पहले बच्चा जो व्यक्ति था वो ए पर था, अब बच्चा बी सी पर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 90। अब हम बात करें कि वो ए से चलकर सी तक जाता है और सी से वापस बी पर आता है, तो कितनी दूरी तय हुई, तो पहले वो सी तक गया यानी 40 + 50, फिर वो वापस बी तक आया यानी 50 और, यानी ये हो गई 140 किलोमीटर। अब अगर इसमें विस्थापन की बात करें तो पहले कहाँ था बंदा ए पर, अब कहाँ पे है बी पर, तो इसके बीच की दूरी कितनी, 40। ये इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। तो ये हमने बात की विस्थापन और स्थिति की, दूरी की। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ये कह सकते हैं टोटली कि विस्थापन जो है ये शून्य हो सकता है, लेकिन गति कभी भी शून्य नहीं हो सकती। दूरी जो है वो गति नहीं, दूरी की बात कर रहा हूँ, दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। यदि कोई बंदा ए से चलकर सी तक पहुँचता है और सी से वापस ए पर पहुँच जाता है, तो ये मान लीजिए 60 मीटर की दूरी है। तो पहले जो बच्चा है वो ए से सी तक गया, सी से वापस ए तक आया, तो वो चला भी ए से था और आया भी वापस ए पर ही है। तो विस्थापन क्या हो गया, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ए पर ही था, ए पर ही आ गया यानी 0। और दूरी इसने कितनी तय की, 60 गया 60 आया, यानी 60 + 60 कितना हो गया, 120। यानी कि दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता है। जहाँ से वस्तु चली है यदि वहीं पे दोबारा पहुँच जाए तो जो विस्थापन है वो शून्य हो जाएगा। इस प्रकार दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी व विस्थापन का प्रयोग हम पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में हमें कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एक समान गति तथा
असमान गति की। सिंपल सा लॉजिक है। आप मान लीजिए एक कार है और ये कार 1 सेकंड में 50 मीटर चलती है, फिर अगले दूसरे सेकंड में 50 मीटर चलती है, फिर अगले तीसरे सेकंड में 50 मीटर चलती है और फिर अगले चौथे सेकंड में 50 मीटर चलती है। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक सेकंड में कार समान दूरी तय कर रही है। समान दूरी कितनी? 50 मीटर तय कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? समान गति कहेंगे। यानी एक समान गति हो रही है प्रत्येक सेकंड में, प्रत्येक टाइम में जो दूरी है वो समान तय हो रही है। तो यानी एक समान गति। और अगर यही कार जो है ये 1 सेकंड में 50 मीटर चली, अगले दूसरे सेकंड में ये 60 मीटर चली, अगले तीसरे सेकंड में ये 70 मीटर चली, अगले चौथे सेकंड में ये मान लीजिए वापस 50 मीटर चली। यानी कि प्रत्येक सेकंड में टाइमिंग के साथ में जो दूरी है वो क्या हो रही है? असमान तय हो रही है, अलग अलग दूरी तय हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? असमान गति कहेंगे। जैसे कि असमान गति के उदाहरण आपने बहुत से देखे होंगे, जैसे भीड़ वाली सड़क पर चलना। भीड़ वाली सड़क पर आपको कहीं पे रुकना भी पड़ सकता है और अगले ही सेकंड आप लगातार एक साथ चल सकते हैं। पार्क में दौड़ रहा व्यक्ति, ये सभी क्या है? ये सभी अलग अलग असमान गति के उदाहरण हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर समय के साथ है जो दूरी है वो एक जैसी तय होगी, समान दूरी तय होगी समय के साथ में, तो उसे हम एक समान गति कहेंगे। यदि असमान दूरी तय होगी तो उसे हम असमान गति कहेंगे।